गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक इनके बारे में जाना था कि कैसे 225 मिलियन ईयर्स अगो कैसे हमारा ये अर्थ में जो लैंड सरफेस था वो एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था पैंगिया, पर लेकिन ड्यू टू इट्स इंटरनल मूवमेंट बाय द मूवमेंट ऑफ द मैग्मा, ये जो हमारा जो अर्थ सरफेस जो लिथोस्फीयर है ये किसी प्लेट्स पर टिका हुआ जो सपोर्ट है वो प्लेट्स देती हैं इनको, उस पे इन प्लेट्स पर ये स्टैंड स्टिल है। और ड्यू टू दिस इंटरनल मूवमेंट कॉज्ड बाय द मैग्मा ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे से ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गया, आपस में एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो गई। पहले तो ब्रेक हुई और फिर दूर होना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से हम आज हमारे पास अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और उनके बीच में हमारे पास वाटर फील्ड है एंड जो कि डिवाइडेड हैं इन ओशंस हैं। ओके, अब जिन्होंने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी उनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे या फिर जियोलॉजिस्ट थे, जियोफिजिस्ट थे। जो जियोफिजिस्ट और जियोलॉजिस्ट आर द पर्सन हु स्टडी अर्थ रिलेटेड मूवमेंट्स एंड डू द स्टडी ऑफ द अर्थ। ओके, अब उन्होंने जब ये थ्योरी दी तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी वैलिड भी थी। हमने पढ़ा था अबाउट द साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो है आपस में इंटरलिंक्ड थे। उनके जो 150 मिलियन ईयर्स पहले की जो इमेज है और आज की प्रेजेंट डे इमेज है, तो जो शेप है वो आपस से मिलते रहेंगे, हम मिलाएंगे तो वैसे ही सेम शेप बनेगा। आज हमें पढ़ना है विच फैक्टर्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारे अर्थ सरफेस पर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, चेंजेस जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। एक जो होते हैं एक एंडोजेनिक होते हैं और एक एक्सोजेनिक होते हैं। ओके, एंडोजेनिक यानी कि जो अर्थ के अंदर इंटरनल में हो और एक्सोजेनिक यानी जो एक्सटर्नल पे, जो आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा वो सब एक्सोजेनिक चेंजेस थे, जिसमें हमने सी क्लिफ पढ़ा था। ओके, तो ये सब अर्थ के सरफेस के ऊपर जो कंटिन्यूस चेंजेस हो रहे थे उस वजह से उसमें चेंजेस आया। और जो हमने कल लेक्चर में पढ़ा वो हमारा एक तरह का एग्जाम्पल हो गया एंडोजेनिक, जो कि हमारे अर्थ के इंटरनल सरफेस पर ये सारे मूवमेंट्स हो रहे थे जिसकी वजह से ये चेंजेस हुए। ओके, ऑन पेज नंबर 79 हम पेज नंबर 79 से स्टार्ट करेंगे। यू हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस ग्रेड दैट द सम फोर्स कॉज चेंजेस ऑन अर्थ फ्रॉम इनसाइड एंड अदर चेंज फ्रॉम द प्लैनेट आउटसाइड। ओके, अब अगर आपने पिछले क्लास में पढ़ा हो तो आपने ये ध्यान आया होगा कि दैट जो कुछ चेंजेस होते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे वो 2 टाइप्स होते हैं। एक अर्थ के अंदर से होते हैं और एक अर्थ के ऊपर सरफेस पे होता है उसके ऊपर से होते हैं। आउटसाइड द हम बोल सकते हैं आउटसाइड द सरफेस और द अपर सरफेस में। ओके, तो इन अर्थ मूवमेंट्स को हम 2 टाइप में कैरेक्टराइज करते हैं, एंडोजेनिक जो कि इंटरनल रहता है और एक्सोजेनिक जो कि एक्सटर्नल मूवमेंट्स रहते हैं। ओके, now the movement caused by the force acting inside the earth are called internal और endogenic forces। okay, ऐसे मूवमेंट जो कि ऐसे फोर्स की वजह से हो रहे हैं जो कि अर्थ के अंदर यानी इंटरनल हो रहे हैं उनको हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं और उन्हीं मूवमेंट को हम बोलते हैं एंडोजेनिक मूवमेंट। द एंडोजेनिक फोर्स इज ऑफ 2 टाइप्स, डियास्ट्रोफिक फोर्स एंड सडन फोर्स। अब एंडोजेनिक फोर्स में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है डियास्ट्रोफिक और एक होता है सडन फोर्स। अब डियास्ट्रोफिक फोर्स क्या होता है? द डियास्ट्रोफिक फोर्स रिफर्स टू द फोर्स जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट व्हिच रिजल्ट इन बेंडिंग और ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। अब डियास्ट्रोफिक फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो कि जनरेट होते हैं, ऐसे मूवमेंट जो कि अर्थ क्रस्ट पे जनरेट होते हैं जिनकी वजह से जो रॉक्स में या तो बैंड हो जाते हैं या फिर वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। The bending and the breaking of rock creates mountain system like Himalayas and deep valleys and trench like Mariana Trench। अब रॉक्स अगर बैंड होंगे तो किस तरीके से हमें दिखेंगे? हमें पर्वत के फॉर्म में दिखेंगे। जितने भी जो हमारे रॉकी माउंटेन्स हुए वो कहीं ना कहीं एंडोजेनिक फोर्स की वजह से क्रिएट होते हैं, क्योंकि जब जो ये डियास्ट्रोफिक फोर्स जब इंटरनल फोर्स कई बार क्या होता है कि जो मैग्मा है वो ऊपर आने की कोशिश करता है
और वहाँ पे कोई बहुत बड़ी चट्टान होती है। ओके, बहुत बड़ी चट्टान होने की वजह से सिंस वो बार बार उस रॉक को हिट करती है, तो वो रॉक ब्रेक नहीं होता है, क्या हो जाता है, वो बैंड होना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो धीरे 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 वो एक पर्वत का रूप लेना स्टार्ट कर देता है। तो उसी के एग्जाम्पल है हमारे हिमालयस, जो हमारे हिमालय रेंजेस हैं, वो एग्जाम्पल है बेंडिंग रॉक्स की, जिससे कि पर्वत बन जाते हैं। अब अगर ब्रेक हो जाता है, कोई रॉक है, कोई ब्रेक हो जाता है, तो फिर उससे खाइयाँ बन जाती हैं, जिसको कि हम ट्रेंचेस बोलते हैं। ओके, खाई जो आपने अगर कभी नाम सुना हो या आपने देखी हो, तो उनसे क्या होता है, वहाँ पे कोई रॉक ब्रेक हो गया है और वो एक दूसरे बहुत ज़्यादा अपार्ट हो गई और वहाँ पर एक खाई डेवलप हो गई है। ओके, तो ये एग्जाम्पल है डियास्ट्रॉफिक फोर्स के, जो कि अर्थ क्रस्ट पे होते हैं, जिनकी वजह से अर्थ जो रॉक्स हैं या तो वो ब्रेक हो जाएंगे या फिर वो बैंड हो जाएंगे। ओके, अब एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि जो ये डियास्ट्रॉफिक फोर्स है, ये एकदम से आपको इसके चेंजेस नहीं दिखते हैं, इसमें साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाता है, करोड़ों साल लग जाते हैं फॉर्म होने में। ओके, वेरएज जो सडन, जो हमने भी थोड़ी देर पहला था कि जो इंडोजेनिक मूवमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, डियास्ट्रॉफिक और एक सडन। तो सडन फोर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तबाही ला सकते हैं, बिकॉज उससे क्या जनरेट होगा, या तो अर्थक्वेक आएगा, ओके, या फिर वोल्केनो इरप्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि ज्वालामुखी इरप्ट हो जाएगा। Now, endogenic movements can be vertical or horizontal. Vertical movement cause the lifting or sinking of earth crust. When the surface of earth sinks, valleys are formed, and when it rise, mountains are formed. अब बच्चों आप लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का मतलब समझते होंगे, लाइक मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, इस टाइप को हम बोलते हैं वर्टिकल और इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ओके, तो वर्टिकल जब मोमेंट जब भी होंगे, या तो अर्थ सिंक होगी, ओके, यानी कि अर्थ जब अगर जो इंटरनल मोमेंट्स हैं उनमें अगर ये वर्टिकली अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे या तो पहाड़ बनेंगे, माउंटेन्स बनेंगे, तो उससे वर्टिकल मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ है तो वो राइज हो जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे पहाड़ बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और वर्टिकल मूवमेंट डाउनवर्ड साइड है तो वो सिंक होना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि वहाँ पे खाई बनना स्टार्ट हो जाएगी, या तो वैली बनेगी या फिर ट्रेंच बनेगी। ओके, अर्थ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉन्टिनेंट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंडोजेनिक फोर्स ड्यू टू ट्रेमेंडस हिट इनसाइड द मेंटल। ओके, अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है, वो एंडोजेनिक फोर्स से इन्फ्लुएंस रहता है बिकॉज ऑफ द ट्रेमेंडस हिट ऑफ द मेंटल। ओके, या आप आगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स में आप लेटर ऑन आप पढ़ेंगे। ओके, अब कुछ एंडोजेनिक फोर्स ऐसे होते हैं जो कि सडन क्रिएट हो जाते हैं, तो उससे क्या रिजल्ट निकलता है, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जिसमें कि दो टाइप के हम पढ़ेंगे, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। अर्थक्वेक भूकंप आना और वोल्केनिक इरप्शन का मतलब होता है ज्वालामुखी फटना। ओके, ऑन द अदर हैंड, forces that work on surface of the earth are called exogenic forces. Such forces result in exogenic movement. अब ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे लाइक सी क्लिफ हो गया, सी आर्च बनना जो हो गया, ये सब एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से वो क्रिएट होते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जो चेंजेस होते हैं उनको हम एक्सोजेनिक चेंजेस या एक्सोजेनिक मूवमेंट्स कहते हैं। इस चैप्टर में हमें अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है कि अर्थक्वेक क्या होता है। ओके, व्हाट इज एन अर्थक्वेक? An earthquake is a sudden shaking and trembling of Earth's surface. It causes a series of shock waves on Earth which led to widespread destruction. Earthquake भूकंप को हम भूकंप के तौर पे हम हिंदी में जानते हैं। ये अर्थ की जो सडन शेकिंग हो जाती है, बिकॉज इसको हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, ये सडन शेकिंग हो जाती है और वाइब्रेशन होने लगता है हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है या फिर जो हमारे प्लेट्स हैं उन पे जब सडन वाइब्रेशन होता है, और जिसकी वजह से अर्थक्वेक होते हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझाया था, तो वह वर्टिकल हमारा ऐसा फोर्स होता है। ओके, तो इस जब भी कोई ऐसा एंडोजेनिक मूवमेंट होता है तो उससे या तो माउंटेन्स बनते हैं या फिर वैलीज क्रिएट बनती हैं। ओके, या फिर ट्रेंच यानी खाई बनती है। पर लेकिन अगर ये मूवमेंट हॉरिजॉन्टल रहते हैं तो उससे क्या होगा,
अर्थक्वेक आ जाएगा, क्योंकि ये जो मोमेंट्स रहते हैं जब ऐसे होता है तो ये प्लेट्स को मूव करवाता है, और जब ये वेव्स के फॉर्म में रहता है, और जब ये मोमेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी यानी बहुत तेज़ी से मोमेंट का जो मोमेंट से बहुत तेज़ी से जब मूव होता है तो हमारी प्लेट टेक्टोनिक वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, वो अपनी जगह से हिलना स्टार्ट हो जाती है। कई बार दो प्लेट टेक्टोनिक आपस में टकरा जाती हैं, तब क्या होता है, अर्थक्वेक क्रिएट होता है। Okay, the earthquake in Kobe, Japan, which occurred on 17th of January 1995, caused immeasurable damage to life and property. Earthquake, one of the worst forms of natural disaster, is unpredictable and cause huge loss to life and property. अर्थक्वेक जो कि कोब जापान में हुआ था, जो कि 17 जनवरी 1995 में हुआ था, उसने काफ़ी तबाही मचाई थी, बहुत से लोगों की लाइफ भी गई और उनकी प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई। अर्थक्वेक को वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है, बिकॉज इसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे भी हमें पहले से पहले पता चल जाए किसी प्लेस पर या किसी जगह पर अर्थक्वेक आने वाला है, और इसी वजह से इससे बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। बिकॉज जब अर्थ शेक होती है और अगर उसकी इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी बिल्डिंग से शेक होना हो जाती है, उसकी नींव, जो बिल्डिंग्स की नींव होती है वो कमज़ोर होना स्टार्ट होती है, वो टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। बिल्डिंग्स गिरेंगी तो उसमें अगर कोई इंसान है तो वो इंसान दब के उस पर मर जाएगा। ओके, तो बिल्डिंग्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगी तो काफ़ी तबाही होती है। ओके, अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो। ओके, इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया कि जो अर्थक्वेक के जो इम्पैक्ट होता है, जो वेव्स होते हैं, वो क्या हर जगह एक जैसे होते हैं? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह एक जैसा इम्पैक्ट होता है। कई जगह पे ना हल्के झटके आ जाते हैं और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही प्रॉपर्टी डैमेज होती है, और कई जगह पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तबाही होती है, या फिर उस अर्थक्वेक की जहाँ पे जनरेट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो झटके हैं वहाँ पे महसूस किए जाते हैं। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे अर्थक्वेक से सबसे ज़्यादा डैमेज होता है या फिर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी, सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर अर्थक्वेक की जो रहती है, जहाँ पे डैमेज सबसे ज़्यादा हुआ है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर। द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिमिनिशेस एज द वेव्स मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये एक तरह का सेंटर हो गया कि यहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हुआ है और यहीं पे सबसे ज़्यादा डैमेज भी होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई रहती है, और इस सेंटर से जितना ये आगे मूव करता जाएगा, ये वेव्स आगे मूव करती जाएगी, उतना ही अर्थक्वेक जो है वो धीरे कम होता जाता रहता है। ओके, तो ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है अर्थक्वेक का। और जो अर्थक्वेक के जो वेव्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ओके, अब अगर ये ज़्यादा रहते हैं, इंटेंसिटी इनकी ज़्यादा रहती है, जैसे लाइक यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, और अगर इन्होंने इस इंटेंसिटी से हमारे प्लेट्स पे अगर हिट करा तो क्या होगा, इससे हमारे प्लेट्स में सडन शेकिंग होगी एंड एज अ रिजल्ट उस पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक आ जाता है। ओके, अब इस पॉइंट पर ही सबसे ज़्यादा तब डैमेज हो सकता है, तबाही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इसका एपिसेंटर, यहाँ से सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी में वेव्स सबसे ज़्यादा थी, तो इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेकिंग होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज हो सकता है। अब इस पॉइंट पे जहाँ पर ये हुआ है, उससे जब दूर तक ये वेव्स जाती हैं तो क्या होगा कि ये जितनी दूर तक ये वेव जाती रहेगी वहाँ तक जब पहुँचते पहुँचते अर्थक्वेक जो है वो धीमा होता जाएगा। जस्ट लाइक आपका फ़ोन अगर कभी वाइब्रेट होता है तो जहाँ पे आपने फ़ोन रखा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको वाइब्रेशन दिखेंगी। ओके, क्योंकि वहाँ से वो फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है तो वो फ़ोन जो है वो एपिसेंटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। अब आप इससे अगर थोड़े पास में अगर अपने हाथ रखोगे तो वहाँ पे आपको वाइब्रेशन तो होगा, पर लेकिन आपको इतना ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा जितना आप फ़ोन पे रख रहे हो हाथ, तब हो रहा होगा। थोड़ा दूर लेके जाओगे तो आपको कम वाइब्रेशन फील होगा, तो जितना आप दूर लेते जाओगे आपको वाइब्रेशन कम फील होते जाएंगे। तो सेम इसी टाइप की वाइब्रेशन जो है हमारे अर्थ सरफेस, हमारे प्लेट्स पर होता है। अगर ये वाइब्रेशन या फिर हमारे जो वेव्स जो है बहुत ज़्यादा जोर से हिट करते हैं तो बहुत ज़्यादा जोर से वो शेक करते हैं, एज ए रिजल्ट ज़्यादा डैमेज होता है। ओके, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। जिस
पॉइंट से जो है अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, यानी कि स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। द डेप्थ ऑफ द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक कैन रेंज फ्रॉम 0 to 700 किलोमीटर। ये फोकस की जो डेप्थ है, गहराई है, वो 0 से लेकर 700 किलोमीटर्स तक हो सकती है। द एपिसेंटर इज लोकेटेड वर्टिकली अबव द फोकस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, मैं भी आपको इमेज से समझा दूंगा। ओके, कि इसी फोकस के ठीक ऊपर ही एपिसेंटर होता है, जहाँ पे तबाही सबसे ज़्यादा मचती है। इन कोब अर्थक्वेक द फोकस वॉज ओनली अबाउट 16 किलोमीटर इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो कोब जापान में थी, तबाही क्यों मची थी? कि जो सरफेस है उससे केवल 16 किलोमीटर नीचे ही अर्थक्वेक का पॉइंट ओरिजिन हुआ था, यानी कि केवल 16 किलोमीटर नीचे ही ओरिजिन हुआ था। इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा तबाही हुई। अगर यही अर्थक्वेक अगर करीबन 300, 400 या 500 किलोमीटर नीचे अर्थ सरफेस के ओरिजिनेट होता तो शायद इतनी तबाही नहीं मचती। बट लेकिन सिंस वो केवल 16 किलोमीटर नीचे ही अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ था, या फिर हम बोल सकते हैं ओरिजिनेट हुआ था, इस वजह से उसकी ज़्यादा तबाही हुई। ओके, दिस इंटेंसिफाइड द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक। एडिशनली द एपिसेंटर वाज क्लोज टू हेवीली पॉपुलेटेड एरिया। इसके साथ साथ जो एपिसेंटर था, सिंस फोकस के जस्ट और ऐसी जगह पे वो अर्थक्वेक आया जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, पॉपुलेटेड एरिया था। इस वजह से ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए। वहाँ पे जो है जहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया ज़्यादा रहता तो वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ रहती है, तो इस वजह से ज़्यादा तबाही हुई। ओके, तो उससे पहले हम इस इमेज को देख लेते हैं। ओके, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। फॉर एन एग्जांपल ये अर्थक्वेक वेव्स हैं। ओके, आपको केवल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करवाएं। ये अर्थक्वेक की वेव्स हैं और ये फोकस है। यहाँ पे इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है, इसी के ठीक ऊपर एपिसेंटर होता है। अब ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे अर्थ सरफेस पर सबसे ज़्यादा तबाही मची है। ओके, उसी के नीचे जस्ट हमारा फोकस रहता है। ओके, अगर ये फोकस ज़्यादा गहरा रहता है, यानी और ज़्यादा नीचे तक रहता है, तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम देखने को मिलता है। पर लेकिन सिंस ये अगर थोड़ा और भी अगर एग्जांपल है कि फोकस अगर यहाँ पे होता है तो इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा पड़ सकता है। तो जितना फोकस नीचे होगा, डेप्थ की तरफ होगा, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। जितना ही ऊपर की तरफ होता है उतनी ज़्यादा तबाही मच सकती है। ओके, you must remember that the upper crust of the earth is made up of many lithospheric plates. This plate carry the continents and ocean floor, and they float on the mantle of the earth. These edges of this plate are called plate boundaries. अब हमने पढ़ाई है कि जो अर्थ सरफेस हैं वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स पर टिके हुए, जिनको कि हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम एज ऑफ द प्लेट के बारे में बात करेंगे, तो उसको मैं थोड़ा एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज ये एग्जांपल है प्लेट 1 की। ओके, और ये एग्जांपल है प्लेट 2 की। ओके, अब सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे सेस्मिक वेव्स होते हैं, जो हमारे अर्थक्वेक की जो वेव्स होते हैं उसको हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। अगर ये सपोज कीजिए यहाँ पे ये वेव्स हो रही है, तो ये एक नॉर्मल तरीके से ये वेव्स मूव हो रही हैं, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पर लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, ये इन पे स्ट्राइक करेगी, ये स्ट्राइक करेंगे तो इसकी वजह से इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर इन एजेस आपस में टकरा जाती हैं, है ना, आपस में टकरा जाती है और इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस पॉइंट पर अर्थक्वेक आ सकता है। ओके, इस पॉइंट पर अर्थक्वेक आ सकता है। तो इस वजह से तो ऐसी जगह है जहाँ पर जो जापान जो है वो 2 टेक्टोनिक प्लेट की एजेस पर बसा हुआ है, तो इस वजह से वहाँ पे आए दिन ऐसे अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो ये हम जापान की एक ज्योग्राफिकल लोकेशन का डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं कि ऐसी जगह जो है जहाँ पर सिचुएटेड है, जहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा, क्योंकि जापान जो है इस बाउंड्री पर सिचुएटेड है। ओके, और सिंस जब भी आपस में ये 2 प्लेट आपस में जब भी टकराएंगे ड्यू टू दिस सेस्मिक वेव्स, तो क्या होगा, वहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट होगा, एज ए रिजल्ट वहाँ पे तबाही होती है। तो इस वजह से जापान में है, ऐसा देखा गया है, आए दिन वहाँ पे अर्थक्वेक सुनामी आती रहती है। अब अर्थक्वेक और सुनामी में ज़्यादा अंतर नहीं है। अर्थक्वेक अगर जो लैंड सरफेस पे आता है, अगर भूकंप आता है, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, और सुनामी जो होता है वो ओशन में आता है, ना कि जो सागर हो गया या महासागर हो गया, वहाँ पर जब अर्थक्वेक आता है तो उसको हम बोलते हैं सुनामी। ओके, सुनामी से बड़ी बड़ी लहरें जनरेट होती हैं, एज ए रिजल्ट इट मे
उसकी वजह से काफ़ी तबाही मच जाती है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट दिस वेव्स, जिनको कि हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और एक डिवाइस के बारे में जानेंगे कि इस डिवाइस से हम कैसे अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं, इनको हम किस स्केल पे हम वो करते हैं, मेज़र करते हैं कि अगर इस स्केल पे अगर अर्थक्वेक आया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस स्केल से ज़्यादा आने लग गया तो अर्थक्वेक जो है वो तबाही ज़्यादा मचाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।